बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उनकी तकरीर हुई और पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि कोई रिएक्शन आएगा। ओपनली उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आज जो मामलात इसराइल के साथ हो रहे हैं, इसराइल को ये लग रहा है कि स्ट्रेटजी हमारे खिलाफ बड़ी अजीबोगरीब एक नई बन रही है। जो हम सोच रहे थे मामला उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब हुआ ये है कि हमास ने इस वक्त दावा ये किया है कि उन्होंने इसराइल की डिफेंस फोर्सेस, जिसमें उनके कमांडोस, उनके टॉप लेवल के जितने लड़ने वाले हैं, उनके फौज के लोग, वो असल में एक बिल्डिंग के अंदर थे गजा सिटी में, नॉर्थ की साइड पर। हमने वहां पर मशीन गन, हमने वहां पर एंटी टैंक मिसाइल और हमने दीगर चीज़ों से हमला किया। और उसके बाद तो ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन्होंने उड़ा दिया सब कुछ और कहा कि हमने बम भी मारे हैं और बहुत सारी चीज़ें की। उसमें अभी तक उन्होंने दावा किया है कि बेशुमार फौजी हमने मार दिए हैं और इनके स्पेशल जो कमांडोज थे वो मारे गए हैं हमारे हमले के अंदर। अब उसके साथ उन्होंने कहा है कि हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसराइल पूरी तरह ग्राउंड ऑपरेशन में नाकाम हो गई है और इसराइल इस वक्त पूरी तरह मातम कर रहा है कि किसी तरह इस ऑपरेशन को आगे बढ़ने से पहले कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्योंकि ग्राउंड पर उनका मुकाबला नहीं हो पा रहा। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह ने पहली दफ़ा जैसे ही हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की, उस तकरीर के अगले दिन ही उन्होंने हुआ ये कि इसराइल ने हमला शुरू कर दिया। कल गजा के ऊपर उन्होंने बरसात कर दी, हर तरह की स्ट्राइक की। इन्होंने काम ये किया कि बुरकान मिसाइल पहली दफ़ा यूज़ किया। अब उस बुरकान मिसाइल ने इसराइल के मिलिट्री बेसिस के जासूस के तमाम जितने मामलात है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको उड़ा कर रख दिया और कई मिलिट्री बेसिस पर ये मिसाइल दागे गए हैं, स्पेशली जलूल आलम की जानिब। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को अब तक का सबसे ज्यादा होने वाले नुकसान में से एक नुकसान हुआ है, जिसमें दोनों तरफ के फ्रंट ओपनली बड़ी तेजी के साथ खुल गए हैं। और यहाँ पर यानी लिबनान ने उनको कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर मिसाइल दागने शुरू कर दिए और अब उन्होंने अगले स्टेप पर जाकर मिसाइल भी दागने शुरू कर दिए। उधर से हमास के साथ उनकी जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के अंदर उनके बेइंतहा फौजी मारे जा रहे हैं, जिसकी वो साथ साथ वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है इसराइल के लिए कि इसराइल के जो साबिक वजीर आजम है वो कह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह ट्रैप में फंस गए हैं। कई उनके तजिया निगार कह रहे हैं, कई उनके डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम ट्रैप में फंस गए हैं। हमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये बड़े ख़तरनाक मिसाइल हमास की जानिब से फायर किए जा रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं और वो ग्राउंड के ऊपर हमारी फौजों को मार रहे हैं। असल में होता ये है कि ग्राउंड के ऊपर जब इनकी लड़ाई होती है इतने बड़े पैमाने पर कि बिल्डिंग में थे, एक बिल्डिंग के अंदर इन्होंने होल कर दिया, यानी वहां पर मिसाइल दागा, वहां पर एक गोल सा होल हो गया और वहां पर सारे मारे गए। यानी इस लेवल पर वो कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो हमारा कामयाब नहीं हो पा रहा। और उसके साथ साथ वो काम ये करते हैं कि जैसे उनके यहाँ से फौजी मरते हैं, उस खबर को दबाने के लिए वो गजा के ऊपर किसी स्कूल पर स्ट्राइक कर देते हैं, किसी एम्बुलेंस पर कर देते हैं, किसी बिल्डिंग पर कर देते हैं और साथ ही खबर ये आती है कि जी 100 बंदा मारा गया, 100 बंदा शहीद हो गया, 200 जख्मी हो गए, 400 मारे गए, फलाना हो गया। वो जो असल में इसराइल के फौज के साथ उनकी लड़ाई हो रही होती है वो खबर दब जाती है। इसराइल कंटिन्यूसली एक ही बात कह रहा है। वो कहता है कि मैंने लोगों को कहा था कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं इलाके, गजा के अंदर से लोग नहीं जा रहे। तो जो भी वो स्ट्राइक करता है उसमें वो नाम ये लगाता है कि जी हमास के लोगों को मारा है और जो 700, 200, 300, 400 सिविलियन भी मारे गए हैं और 2-4 हज़ार जख्मी हो जाते हैं। वो कहता था ये मेरा कसूर नहीं है, मैंने इनको कहा था निकल जाओ, ये मुझे कह रहे हैं फ्यूल दो, ये मुझे कह रहे हैं इमदाद दो, फलाना दो। अब कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो इमदाद पहुंच रही है वो इमदाद नकारा है, यानी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और वो इमदाद आप खाएं और आपके यानी यूनाइटेड नेशन की जानिब से, यानी वो इतनी बदतरीन सूरत हाल है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब इसराइल ये कह रहा है कि जी मैंने फ्यूल नहीं आने देना, मैं ये चाह रहा हूँ जिसने लोगों को ज़रूरत है, अस्पताल के अंदर मरीजों को ज़रूरत है, तो आप उठाकर ले जाएं अपने मरीज, आप बाहर ले जाएं, ये छोड़ दें सारा कुछ, तो मैं आपको कोई रियायत दे दूंगा।
अदरवाइज ऐसी सूरत हाल है तो आप यहाँ पर पानी से मरे, आप यहाँ पर खाने से मरे, जैसे आपने मरना है मरे, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह ही नहीं है। देखिए इस वक्त फ्रंट जो खुले हुए हैं वो दो फ्रंट ही इनसे मैनेज नहीं हो पा रहे इसराइल से। अगर आप ये देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में इन्होंने दावा किया है कि हमने कुछ हमास के लोगों के टनल्स पकड़ लिए हैं और हमने उनकी सुरंगें पकड़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बात को अगर आप देखें तो 26-27 दिन हो गए हैं। 27 दिन में आप ऑपरेशन ही नहीं पूरा क्लीन अप कर पाए। दूसरी जानिब ये सूरत हाल पैदा हुई है, इसराइल को एक और बात की बड़ी परेशानी है और वो है रशिया की जानिब से। असल में रशिया ने उधर यूक्रेन का जो महाज है वो बहुत हद तक कैप्चर कर लिया है। यानी आप ये देखें कि मीडिया इतना कंट्रोल है कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि किसी भी जगह पर आपको यूक्रेन की खबरें नहीं आ रही, इसराइल की हर जगह खबरें आती हैं। उधर उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने यूक्रेन को फतह करना शुरू कर दिया है। अगर ये सूरत हाल होती है तो उसके बाद रूस की जानिब से जो ऐलान हो, उसने कहा कि एक बात तो तय हो गई है कि ज़मीन पर हमें ये लोग शिकस्त देने के काबिल नहीं है। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आ रहा है कि जैसे ही वो यहाँ से फारिग होते हैं फिर उनका अगला निशाना इसराइल की जानिब है। असल में ये जो भी मामला है जिसमें चाइना या रूस ने आगे बढ़ना है, शुरुआत मुसलमानों ने करनी है। अगर मुस्लिम फोर्सेस वहाँ पर दाखिल होंगी तो फिर यहाँ पर रूस और चाइना आगे बढ़कर इकदाम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम फोर्सेस वहाँ पर दाखिल ना हो और आप डिमांड ये करें कि रूस और चाइना इसको अपना बनाकर आगे हो। तो वो ये कह रहा है कि भाई मेरा मसला कैसे हो गया, ये तो मुसलमानों का मसला है। अगर 57 मुल्कों में एक मुल्क जल रहा है और 56 मुल्क बैठकर तमाशा देख रहे हैं और वो नहीं आगे जा रहे, कम से कम आप इसराइल को तो रोक सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपसे हो पा रहा तो ये कसूर तो फिर आपका हुआ, हमारा तो ना हुआ। अब हमास ने असल में ये जो हालिया फायर किए हैं और बिल्डिंग के अंदर होल किए हैं, ये असल में उन्होंने खुद बनाए हैं और ये उन्होंने उसका नाम रखा है यासीन आरपीजीज। यानी ये वो मिसाइल हैं और या वो आप समझ लें अपनी तरफ से उन्होंने खुद साख्ता जो बनाए हैं। ये असल में कहीं पर भी इसराइल की जो फौजें छुपी होती हैं, ये डायरेक्टली उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करता है और उसमें छेद कर देता है, होल कर देता है। होल करके अंदर जितने बंदे होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। और ये ना तो उनको किसी ने रूस की जानिब से सप्लाई किया गया है, ना उनको ईरान ने दिया है, ना हिजबुल्लाह ने दिया है और ना ही किसी और ताकत ने दिया है। ये असल में उन्होंने खुद तैयार किए हैं। और ये बड़े अजीबो गरीब है कि उन्होंने सुरंगों के अंदर बैठकर इनको तैयार कर लिया है, जो आज से पहले हमने ये मनाजिर देखे नहीं है कभी कि किस तरह इन्होंने सुरंग के अंदर इनको तैयार किया है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर एक तजवीज़ दी गई है और बड़ी अजीबो गरीब तजवीज़ है। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि इसराइल के जो मुसाद के साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस गज़ा के अंदर 25 लाख लोग हैं। एक काम करते हैं, 100 ममालिक के हिस्सों में 25-25 हज़ार लोग भेजते हैं। यानी हर मुल्क में हम 25-25 हज़ार बंदे भेजते हैं। तो जब आप 25-25 हज़ार बंदे भेजेंगे तो 25 हज़ार बंदे भेजने के बाद आप 25 लाख लोगों को 100 मुल्कों में भेज देंगे। उसमें उन्होंने कहा कुछ को आप अमेरिका भेज दें, कुछ को मुस्लिम कंट्रीज भेज दें और इस सारी सूरत हाल में हम दुनिया भर में दें और साथ कोई उनको को पैकेज बुकेज भी दे दे, वहाँ की हुकूमत उनकी मदद करे, इनको यहाँ से निकाल दे। ये तो उन्होंने हल तजवीज़ किया है गज़ा का। और उसके बाद वो कह रहे हैं जी वेस्ट बैंक में आते हैं, तो वेस्ट बैंक का भी हम यही काम करेंगे कि 30 लाख के करीब जो लोग हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह करके हम 30 हज़ार लोग तकरीबन हम लोग 100 मुल्कों में भेज देंगे और इस तरह ये सारे का सारा इलाका हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम पूरी दुनिया के अंदर भटकते रहे थे, दुनिया भर से सारा मामला हुआ था, हम इनको भटकाएंगे और हम टिट फॉर टैट करेंगे, ये बदला लेंगे और ये हमारा सबसे बेहतर काम हो सकता है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सारी सूरत हाल में उन्होंने दुनिया को बताया है कि हमारे पास स्ट्रेटजी ये है। और गालिबन एंड के ऊपर अगर मिसाल के तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ ने और गैर मुस्लिम कंट्रीज़ ने अगर ये शर्त मान ली कि ठीक है जी आप अपने 25-25 हज़ार भेज दें, कोई अमेरिका चला गया, कोई फलाना चला गया, कोई इधर चला गया, उनको पैकेजेस दिलवा दी, यूनाइटेड नेशन दे, तो आप ये समझ लें कि गज़ा आपके हाथ से गया। लेकिन फ़लस्तीनी इतने बेगैरत नहीं है कि वो ये सारी तजवीज़ें मान ले। देखिए फ़लस्तीन के अंदर जो इंतकाम की आग है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ जनाजा ना उठाओ,
कोई शायद बच्चा ना ऐसा हो जो यतीम ना हुआ। इवन के लोगों के बच्चे, डॉक्टरों के बच्चे, वो सब कुछ उन्होंने खो दिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वो कहते हैं कि लड़ाई है तो इधर ही है। असल प्रॉब्लम ये हो रही है कि ग्राउंड के ऊपर इनके साथ जो लड़ाई हुई है उसमें इसराइल को शिकस्त है। आप इसको डायरेक्टली समझे कि इसराइल को शिकस्त है, उनको मार पड़ रही है। लेकिन वो ग्राउंड से बाहर निकलकर एयर स्ट्राइक जो करते हैं उसमें वो आम लोगों से जाकर बदला लेते हैं। वो असल में एयर स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर चले जाएं। अब जब उनका आमना सामना होता है इन फौजों के साथ, असल में प्रॉब्लम ये है कि इसराइल की जो फौजें हैं वो अपना आप जो है वो बचाव करने के लिए लड़ रही हैं। ये लोग अपनी जान हथेली पर रख कर लड़े हैं। तो एक आपको एक फर्क नजर आएगा बहुत ज्यादा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो नस्ल है वो कहीं खत्म ना हो जाए। ये कहते हैं कि जी अगर हम खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिम तो पूरी दुनिया के अंदर है ना 2 अरब। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके अंदर इंतकाम का जज्बा है, लड़ाई है। तो इस सारे मामलात के अंदर दुनिया भर के अंदर इस वक्त सपोर्ट एक मिल रही है। देखिए इस वक्त हमास ने दावा किया है कि इसने गजा शहर के शुमाल मगरिब में जो इमारत के अंदर इसराइली फौज से हमने उन पर जो हमला किया है, इसके साथ उन्होंने जो दावा किया, उन्होंने कहा कि ये तो अभी है शुरुआत, इसके बाद जो हम करेंगे इनके साथ ये संभाल ही नहीं पाएंगे इसको, और जो फिर हम इनको तकलीफ पहुंचाएंगे ये लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब तक आप ये देखिए कि इसराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो जितना ऑपरेशन कर रही हैं वो सारे का सारा उनका नाकाम हो रहा है। वो बार बार कह रही है कि हम एडवांस कर चुके हैं। असल में होता ये है कि कई जगहों पर उन्होंने एडवांसमेंट की है, यानी वो गजा के अंदर तक चले जाते हैं। वो असल में कई किलोमीटर अंदर चले गए, लेकिन जब वो कई किलोमीटर अंदर गए तो पीछे से हमास के लोग उठते हैं और वो उठकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जब वो मारते हैं तो वो उनकी गाड़ियां भी तबाह, वो फौजी भी, और ये वो सारा कुछ, और फिर वो बदले में वो कहते हैं जी उनके साथ लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि हमास के लोग नहीं मारे जा रहे। इसराइल कहता है चूंकि दहशतगर्द है तो हमने इनको लड़ाई करनी है, हमने इनके साथ सब कुछ करना है। तो इस सारी सूरत हाल में इनके भी कुछ लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसराइल जो इतनी ताकत असल में हो ये रहा है कि अभी तक वो ये कह रहे हैं कि हमने ड्रोन से जो जासूसी का नेटवर्क कायम किया था वो हमारा काम नहीं करा, हमने जहाज़ों के ज़रिए जो जासूसी करनी थी वो हमारी काम नहीं हो रही, ज़मीन के ऊपर हमारी जो फौजें उतरती हैं ये लोग उठते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, हमें अभी तक वो भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि गजा के अंदर हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमारे पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। असल में उनको कोई बंदा अगर ये बता दे कि फलानी जगह पर कोई बंदा छुपा हुआ है तो वो ये परवाह नहीं करेंगे कि वो अस्पताल है कुछ है, वो पूरे का पूरा अस्पताल उड़ा देंगे। अब आप ये देखिए कि कोई मंतक है आपकी कि यानी आप पूरा अस्पताल उड़ा दें, आप पूरा स्कूल उड़ा दें। इस चक्कर के अंदर इनके पास असल में वो परवाह ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जितने मर्जी लोग मारे जाएं, मारे जाएं, हमें इनकी कतन कोई परवाह ना पहले थी ना आज है। इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि तुर्की की भी शायद थोड़ी सी गरज जाग रही है। लेकिन बात तो तब होगी ना जब फौजें रवाना करेंगे इसराइल को रोकने के लिए। अर्दुगान ने कहा है कि नेतन्याहू अब वो शख्स नहीं रहा जिससे हम बात कर सकते, हमने इसे सफात से हज़फ कर दिया है और फेंक दिया है। उसने कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम लोग गजा में जाकर मदद क्यों नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुर्की को आप बतौर गारंटर कबूल करना अब आप सबकी मजबूरी है। एक ऐसा मोड़ है जिसके साथ सारी दुनिया का मुस्तकबिल जुड़ा होगा। यानी इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने इस मसले में बहुत अजीब और गलत किरदार अदा किया है। उसने कहा कि ना इन्होंने जस्टिस किया, लोग मर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त अर्दुगान की इन तकरीरों से गजा को कितना फ़ायदा मिल रहा है। देखिए गजा को कतन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये पहले जो कहा जाता था कि तैयब अर्दुगान ने, तुर्की ने इसलिए इनको एक्सेप्ट किया हुआ है कि वहाँ पर वो इमदाद भेज सके। अब बताएं कौन सी इमदाद आप भेज रहे हैं। ये पहले जो चूरन बेचा जाता था कि जी तुर्की ने असल में इसराइल को इसलिए तस्लीम किया हुआ है कि वहाँ पर वो इमदाद भेज सके, वो उनकी मदद कर सके। चलिए भेज कर दिखाए ना। तुर्की ने इसराइल को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि नेटो में उसने रहना था और उसकी मजबूरी थी कि नेटो के बाकी सारे इसराइल के तहादी है तो इसको भी ये तहादी बनना था, ये शर्त थी उसके ऊपर, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। पहले आपने किया, फिर उसके बाद नेटो और ये तमाम चीज़ें ये ऐसे थोड़ी मिल जाती हैं। अर्दुगान ने तो असल में ये काम किया था कि किसी भी वजह से अगर मैं नेटो में आ जाता तो कोई मुल्क मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा, जिन्होंने मुझ पर हमला करना वो तो खुद नेटो के तहादी हैं। तो तैयब अर्दुगान की खाली बातों से मसला हल नहीं हो रहा। आप जितना मर्जी कहते रहे जी हमने तो ऐसे किया था वैसे किया था, भेजे ना फिर आप इमदाद। आपने सारी दुनिया में एक नैरेटिव दिया कि भाई इसलिए भेजा ताकि हम फ़लस्तीन का मसला हल कर सके, तो भेजे इमदाद।
अब फौज वहाँ पर रवाना करे ना, अब एयरफोर्स रवाना करे ना। कुदस की हिफाजत की कस्में खाई थी, वादे किए थे जुलूसों में और उसके अलावा रैलियों में और उसके अलावा जलसे किए थे, तो वादे वहाँ किए थे, हलफ उठाए गए थे कि हम अक्सा की हिफाजत के लिए जाने देंगे, गजा की हिफाजत के लिए जाने देंगे। तो अब करें ना, अब हो नहीं रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।